So hello Haziq, once again a very good morning to you. Welcome to our geography class, जिसमें आज हम लोग अपना एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है एयर और आज है इसका पार्ट 1। ये चैप्टर दो पार्ट में डिवाइडेड रहेगा। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है और इस चैप्टर में कई सारे ऐसे टॉपिक मिलेंगे जिसे पढ़ने पे लगेगा कि इसको हम पहले पढ़ चुके हैं, इनसे हम पहले मिल चुके हैं। ठीक है, तो बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ, बहुत ही समझदारी के साथ हम लोग को पढ़ाई करना है। और क्लास 7th में एक ऐसा तुम्हारा हमें देखने को मिल रहा है पैटर्न कि तुम पहली बार में कंसंट्रेट होकर के नहीं पढ़ते, जब उसको दूसरी तीसरी बार तुम्हें देते हैं रिवाइज करने के लिए तब जा करके तुम कर रहे हो काम। ठीक है, पहली बार एकदम बेहोशी की हालत में पढ़ाई चल रही है फर्स्ट टर्म में। ठीक है, तो ऐसा ना करो कि मैं तुम्हें पनिशमेंट दूँ। ठीक है, मैं दूसरा मेथड लगाऊं तुम्हें चार्ज करने का, तो ऐसा कुछ सिस्टम ना बने, इसलिए फर्स्ट टाइम में ही कंसंट्रेट होकर के पढ़ाई करो। ठीक है, तो चलते हैं अपने हम ज्योग्राफी चैप्टर एयर के पास। चैप्टर नंबर 4 एयर। ठीक है, ये रहा अपना चैप्टर। Our Earth is surrounded by a huge blanket of air called atmosphere. Atmosphere, हमको लग रहा है क्लास 4th 5th से ही तुम पढ़ते आ रहे हो कि एटमॉस्फेयर क्या है। हमारे अर्थ के चारों तरफ एक ब्लैंकेट लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं। All living beings on this earth depend on the atmosphere for their survival. और जितने भी लिविंग बींग्स हैं, अब लिविंग बींग्स में तुम्हारे प्लांट्स भी आते हैं, हम इंसान भी आते हैं और एनिमल्स लोग भी आते हैं। पक्षियाँ, बर्ड्स होती हैं, वो भी अपने लिविंग बींग्स में आते हैं। जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, ये सब के सब हम सभी किस पर डिपेंड है? एटमॉस्फेयर पे डिपेंड हैं अपने सर्वाइवल के लिए। ऐसा क्यों? तो इट प्रोवाइड्स अस द एयर वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द सन्स रेज। क्योंकि एटमॉस्फेयर से ही हमें क्या मिलती है? एयर, जिससे हम लोग ब्रीथ करते हैं। अगर एटमॉस्फेयर में एयर नहीं रहेगी तो हम ब्रीथ नहीं कर पाएंगे। और दूसरा काम क्या करती है एटमॉस्फेयर में? एटमॉस्फेयर क्या होता है? सन से आने वाली जो रेज है, अल्ट्रा वायलेट रेज, हार्मफुल रेज है, उससे हमें बचाती है। ठीक, विदाउट दिस ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन वी वुड बी baked alive by the heat of the sun during day and get frozen during night. अगर ये एटमॉस्फेयर ना रहे, अगर ये ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन ना रहे, तो हम क्या करेंगे? हम लोग बेक्ड अलाइव, जिंदा क्या हो जाएंगे? भून दिए जाएंगे, बेक कर दिए जाएंगे। जिस तरीके से ओवन में होता है, ओवन में हम जब कोई सामान डालते हैं तो एकदम बेक हो जाता है। ठीक है, और रात के समय में हम फ्रीज हो जाएंगे, एकदम जम जाएंगे, अगर ये एटमॉस्फेयर नाम की चीज ना हो। तो थैंक्स टू एटमॉस्फेयर। So it is this mass of air that has made the temperature on the earth livable. तो ये हमारे पास एयर ही है, एटमॉस्फेयर की एयर ही है जो हमें अपने अर्थ पर जिंदा रखे हुए है। वरना एटमॉस्फेयर और प्लैनेट्स पे नहीं है तो वहाँ पर लाइफ नहीं है। चल भैया, कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का क्या कंपोजिशन है, इसके कौन कौन से अलग अलग पार्ट हैं, तो ये सब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, बस रिवीजन ही रिवीजन होना है। डू यू नो दैट द एयर वी टेक इन व्हाइल ब्रीथिंग इज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस। जो हम लोग एयर ब्रीथ करते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन नहीं होती, बहुत सारी गैसेस का मिश्रण होता है, मिक्सचर होता है जो हम ब्रीथ करते हैं। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर टू गैसेस विच मेक अप द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर। होती तो बहुत सारी गैसेस हैं, लेकिन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की संख्या जो है, जो उसका परसेंटेज है वो ज़्यादा है। तुम जानते हो नाइट्रोजन 78% है और ऑक्सीजन 21% है। ठीक भाई, और रिमेनिंग 1% में तुम्हारी अदर गैसेस आती हैं। ठीक भाई, कार्बन डाइऑक्साइड, तो बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर में जो मतलब ज़्यादा गैसेस हैं उसमें 78% नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन है। रिमेनिंग 1% में अदर गैस आती हैं, जैसे आर्गन 0.93%, 0.04% ऑल अदर्स, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एंड हाइड्रोजन आर फाउंड इन लेसर क्वांटिटीज।
अदर गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, हीलियम की बात करें, ओजोन की बात करें, आर्गन या फिर हाइड्रोजन की बात करें, तो इन सब का जो अमाउंट है, क्वांटिटी है, वो बहुत ही ज़्यादा कम है। Apart from these gases, tiny dust particles are also present in the air. इन सब के अलावा हमारे एयर में छोटे छोटे डस्ट के पार्टिकल्स भी अवेलेबल हैं। The pie chart gives you the percentage of different constituents of air, figure 4.1. तो फिगर 4.1 में ये लड़की एयर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, एयर के मिक्सचर को लेके खड़ी हुई है, जिसमें 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड, 0.93% आर्गन और 0.04% अदर गैसेस, ऑल अदर गैसेस को दिखाया गया है। नाइट्रोजन इज द मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर। एयर में सबसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट, एयर में सबसे ज्यादा क्वांटिटी वाली गैस जो है वो है नाइट्रोजन, 78%। When we inhale, we take some amount of nitrogen into our lungs and exhale it. जब हम इनहेल करते हैं, ब्रीथ इन करते हैं, तो ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी चली जाती है। नाइट्रोजन हमारे लिए हेल्पफुल नहीं है, ऑक्सीजन हमारे लिए हेल्पफुल है। ऑक्सीजन अंदर जाके बहुत सारे काम करती है। हम लोग जब न्यूट्रिएंट्स इन एनिमल्स देखे थे, तो ऑक्सीजन जब एनिमल्स या फिर ह्यूमन बॉडी के अंदर जाती है तो किस तरीके से काम करती है, ग्लूकोज के साथ मिक्स होकर के, ये सब चीज़ें हम लोग देखे थे। थोड़ा सा रिवीजन कर लेना जाकर के, न्यूट्रिएंट्स इन एनिमल्स पार्ट में ऑक्सीजन किस तरीके से हमें एनर्जी प्रोवाइड कराती है। ठीक है, इसको रिवीजन कर लेना, शाम को पूछेंगे कि ऑक्सीजन किस तरीके से हमारे लिए हेल्पफुल है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी हमारे अंदर चली गई, तो नाइट्रोजन तो हेल्पफुल नहीं है, तो हम क्या करते हैं, उसको एक्सहेल कर देते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाहर निकल आती है। बट प्लांट्स नीड नाइट्रोजन फॉर दियर सर्वाइवल। लेकिन प्लांट्स जो हैं उनको नाइट्रोजन की आवश्यकता है अपने सर्वाइवल के लिए। ये सब चीज़ें हम लोग न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स टॉपिक में देख लिए कि नाइट्रोजन क्यों हेल्पफुल है। देखे हैं न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स की जो चैप्टर था अपना साइंस का, उसमें ये देखे थे। They cannot take nitrogen directly from the air. अब प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन जो होती है वो काफ़ी हेल्पफुल होती है, लेकिन प्लांट्स इतना कैपेबल नहीं है कि उसको डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से गैसियस फॉर्म में इनटेक कर सके। तो क्या करती है, उसके पास बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरिया का क्या नाम होता है, मैं बता चुका हूँ तुमको साइंस के चैप्टर में, तो इसको भी पता करना, इसको भी रिवाइज करना कि कौन सा बैक्टीरिया होता है जो कि नाइट्रोजन को एयर से लिक्विड फॉर्म या एयर से सॉल्युबल फॉर्म में क्या करता है, चेंज करता है। बैक्टीरिया दैट लिव इन द सॉइल एंड रूट्स ऑफ सम प्लांट, या तो सॉइल में होता है या तो उसी प्लांट के रूट्स में होता है। टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर एंड चेंज इट्स फॉर्म सो दैट प्लांट्स कैन यूज इट। जो बैक्टीरिया है, जिसका नाम तुम्हें शाम को बताना पड़ेगा, वो बैक्टीरिया क्या करता है, नाइट्रोजन को एयर से ले लेता है और उसको क्या करता है, चेंज कर देता है सॉल्यूबल फॉर्म में। तो वो सॉल्यूबल फॉर्म में मिक्स हो जाता है अपने सॉयल में, या फिर वहाँ पर कोई वाटर वगैरह है तो उससे मिक्स होकर के रूट से फिर वो पूरे के पूरे प्लांट के हर बॉडी पार्ट्स में पहुँच जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से नाइट्रोजन अपने प्लांट्स ने क्या कर लिया, इनटेक कर लिया। ऑक्सीजन इज द सेकेंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर। नाइट्रोजन का हमने पढ़ लिया, नाइट्रोजन 78% है। नाइट्रोजन हम ह्यूमन बॉडी के लिए या एनिमल के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन प्लांट्स के लिए ज़रूरी है। प्लांट्स कैसे इनटेक करता है, तो उसके पास एक बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरिया का नाम तुम शाम को बताओगे, कई बार बोल चुका हूँ, अगर भूले भाई साहब तो फिर देखना क्या होगा। ठीक है, तो वो वहाँ पर प्लांट के रूट्स में क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो तुरंत नाइट्रोजन को इनटेक किए, नाइट्रोजन को एयर से लिए और उसके बाद उसको सॉल्युबल फॉर्म में चेंज कर देते हैं। फिर प्लांट क्या करता है, उसको इनटेक करता है, रूट से अपने खींच लिया, जैसे पानी को खींचता है, जैसे अदर न्यूट्रिएंट खींचता है, वैसे ही नाइट्रोजन को भी अब्जॉर्ब करके पूरे के पूरे बॉडी पार्ट्स में पहुंचा देता है। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैसेस, 21% होती है ऑक्सीजन। Humans and animals take oxygen from the air as they breathe. Humans और animal ब्रीथ करते हैं ऑक्सीजन को। ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखा है
बता चुके हैं पहले भी इसको कि ग्रीन प्लांट्स ऑक्सीजन हमेशा प्रोड्यूस नहीं करते रहते हैं। जब वो फोटोसिंथेसिस का काम करेंगे, जब वो अपना खाना बनाने का काम करेंगे, तभी सिर्फ तभी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, हमेशा प्रोड्यूस नहीं करते रहते हैं। रात के टाइम में इसीलिए कहा जाता है कि पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात के समय में वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सन नहीं रहता है। फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो वो ऑक्सीजन गैस रिलीज नहीं करेंगे, तो उस समय ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, ऑक्सीजन को अपने पास खींचते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसलिए ये प्रिस्क्राइब किया जाता है कि रात के समय पेड़ के नीचे नहीं सो, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन गैस की कमी हो जाती है। इन दिस वे ऑक्सीजन कंटेंट इन द एयर रिमेन्स कांस्टेंट। तो ऑक्सीजन जो हमारे एटमॉस्फेयर में है उसकी क्वांटिटी कांस्टेंट रहती है कि हम ऑक्सीजन गैस रिलीज कर रहे हैं, ऑक्सीजन गैस इनटेक कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज कर रहे हैं। प्लांट्स जो है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ढेर सारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस इनटेक करता है और ऑक्सीजन बहुत सारी बनाता है। इफ वी कट ट्रीज देन दिस बैलेंस गेट्स डिस्टर्ब। अगर हम डिफॉरेस्टेशन करेंगे, डिफॉरेस्टेशन मीन्स कटिंग ऑफ ट्रीज, अगर हम ट्रीज को कट करेंगे तो ये बैलेंस जो है बिगड़ जाएगा और दिक्कतें आ जाएंगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड इज अनदर इम्पॉर्टेंट गैस। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस है। तीसरे नंबर पे ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन। जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इनटेक करते हैं, अपना फूड बनाते हैं और ढेर सारी ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं। ह्यूमंस और एनिमल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। ह्यूमन और एनिमल की बात करें तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2, इसको याद कर लो। ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है O2, ठीक है, और नाइट्रोजन का N। Humans or animals release carbon dioxide. The amount of carbon dioxide released by human or animal seems to be equal to the amount used by the plants, which make a perfect balance. ठीक है, इस प्रकार से नेचर ने अपना काम किया है कि जितना कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम और एनिमल्स रिलीज करते हैं, उतनी कार्बन डाइऑक्साइड पूरी की पूरी इनटेक कर लेता है, ब्रीथ कर लेता है हमारे प्लांट्स। ठीक है, और जितने ऑक्सीजन वो छोड़ रहे हैं उतना हम लोग ब्रीथ कर लेते हैं। तो अगर किसी में क्या होगा, सब्ट्रैक्शन या एडिशन होगा। यदि हम प्लांट्स को कट कर दिए तब क्या होगा, हमें ऑक्सीजन गैस नहीं मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो दिक्कतें आती हैं और दिक्कत आ भी रही है। इस समय नेचर अच्छा खासा हमें क्या कर रहा है, उत्तर दे रहा है। जो हम इतना ट्रीज को कट कर रहे हैं, इतना पॉल्यूशन कर रहे हैं, तो उसका असर देखने को मिल रहा है। देख रहे हैं उसमें कितनी गर्मी पड़ रही है। ठीक है, गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि जितने भी हमने ये फ़ैन है, कूलर है, AC, ये सब काम करना बंद कर दिए, ये उतने अच्छे से कूलिंग नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये सब इसी का कारण है। However, the balance is upset by burning of fuels such as coal and oil. ठीक है, जो पोल्यूशन हो रहा है, फ्यूल्स बर्न हो रहे हैं, हमारे कोल और ऑयल बर्न हो रहे हैं, तो इससे क्या होता है, पोल्यूशन क्रिएट होता है, इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है और इसकी मात्रा बढ़ती जा रही है। दे ऐड बिलियन ऑफ टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर ईच ईयर। हर साल बिलियन ऑफ टन्स मतलब 100 किलो होता है, तो 100 किलो बिलियन लगभग कार्बन डाइऑक्साइड गैस हर ईयर क्या होती है, अपने इन्वायरमेंट में ऐड हो रही है। एज अ रिजल्ट द इंक्रीज्ड वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज अफेक्टिंग द अर्थ्स वेदर एंड क्लाइमेट। और इससे अर्थ का वेदर, अर्थ के क्लाइमेट में काफ़ी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। पहले इतनी गर्मी नहीं पड़ा करती थी, लेकिन अब गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने लगी। ठीक है, यहाँ पर कुछ न्यूज़पेपर कटिंग है। देखो, ग्लोबल वार्मिंग कैन ब्रिंग बैक जुरेसिक एरा। ठीक है, लिखा हुआ है ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। ग्लोबल सनस्क्रीन लाइकली थिंड, CO2 लेवल एट 800,000 ईयर हाई। दिस विंटर वॉज वार्मेस्ट ऑन रिकॉर्ड। कह रहे हैं ये विंटर सबसे ज़्यादा गर्म रहा। ये विंटर मतलब ठंडी के समय में भी गर्मी पड़ रही है।
ग्लोबल वार्मिंग प्रोजेक्शन, द साइंटिस्ट ऑफर्स वे आउट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, वार्मिंग अनस्टॉपेबल। ठीक है, तो ये सब चीज़ें पेपर कटिंग है जिसमें ये सब बता रहे हैं कि किस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग हर बार बढ़ती जा रही है। ग्लोबल वार्मिंग मतलब क्या होता है? देखो, ग्लोबल वार्मिंग दो वर्ड से बना हुआ है। ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग, तो ग्लोबल वार्मिंग दो वर्ड से, ग्लोबल, ग्लोब, ग्लोब समझ लो, ग्लोब, ग्लोब क्या होता है? एक प्रकार का अर्थ, ठीक है, मिनिएचर फॉर्म ऑफ अर्थ। जब ग्लोब हमारा वार्म होने लगे, जब हमारी अर्थ क्या होने लगे? वार्म होने लगे, तब उसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है, ग्लोब का वार्म होना अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा वार्म होना गलत हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा वार्म होगा तो फिर हमारे ग्लेशियर क्या हो जाएंगे? पिघलने लग जाएंगे, बाढ़ आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, त्राही त्राही हो जाएगी, बहुत दिक्कतें हो जाएंगी। इस वजह से हमें ग्लोबल वार्मिंग से निपटना चाहिए। हमें प्लांट्स को कट नहीं करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्लांट्स लगाने चाहिए। ठीक है, कम से कम पॉल्यूशन करना चाहिए। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फियर। एटमॉस्फियर के बारे में हम पढ़ लिए। एटमॉस्फियर की तीन गैसेस जो इम्पोर्टेंट गैसेस हैं, सबसे पहले नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ लिए। अब अपना आज का सेकंड टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फियर। हमारे एटमॉस्फियर का क्या स्ट्रक्चर है? तो आवर एटमॉस्फियर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस। इसको भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर पढ़ चुके हैं। 5 प्रकार की हमारी क्या होती है? लेयर होती है एटमॉस्फियर की। तो सबसे पहले अर्थ पर जब हम रहेंगे तो अर्थ से पहली लेयर जो हमें मिलेगी उसको हम लोग कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। उसके ऊपर चलेंगे ट्रोपोस्फेयर के ऊपर तो स्ट्रेटोस्फेयर, उसके ऊपर चलेंगे तो मीजोस्फेयर, उसके ऊपर चलेंगे तो थर्मोस्फेयर और लास्टली में हमें मिलेगा एक्सोस्फेयर। ठीक है, तो इसको याद कर लो, इसकी क्या सीरियल है। ट्रोपोस्फेयर के बारे में पढ़ते हैं। दिस लेयर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये हमारे एटमॉस्फेयर की मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर है। इट्स एवरेज हाइट इज 13 किलोमीटर। ये हमारे अर्थ से लेकर के 30 किलोमीटर रेंज तक ट्रोपोस्फेयर हमें मिलता है। द एयर वी ब्रीथ एग्जिस्ट हियर। ऑलमोस्ट ऑल द वेदर फिनोमिना लाइक रेनफॉल, फॉग एंड हेलस्टॉर्म अकर इन दिस लेयर। कह रहे हैं ये 13 किलोमीटर इसकी एवरेज हाइट है। जो भी हम एयर ब्रीथ करते हैं वो सारी की सारी इसी ट्रोपोस्फेयर में होती है। और जितने भी वेदर फिनोमिना हैं, वेदर फिनोमिना का होता है बारिश का होना या तूफान का आना, रेनफॉल, ये फॉग होना, तो ये सारा कुछ हमारे किस में होता है? ट्रोपोस्फेयर नाम की लेयर पे होता है। ठीक है, तो ट्रोपोस्फेयर क्लियर। अब आते हैं अपने सेकेंड लेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। तो स्ट्रेटोस्फेयर कहाँ मिलेगा? ट्रोपोस्फेयर के जस्ट ऊपर। स्ट्रेटोस्फेयर, above the troposphere lies the stratosphere. It extends up to a height of 50 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हमारा 13 किलोमीटर तक हो गया हमारा ट्रोपोस्फेयर और 13 से 50 किलोमीटर तक पहुंच गया हमारा स्ट्रेटोस्फेयर। इस लेयर में क्या क्या काम होता है देखते हैं। दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स एंड एसोसिएटेड वेदर फिनोमिना। इस लेयर में कोई भी क्लाउड नहीं पाया जाता है। ध्यान रखना, जो भी क्लाउड्स हैं तुम्हारे सब के सब 0 से 13 किलोमीटर की रेंज में ही रहते हैं, ट्रोपोस्फेयर में ही रहते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर में कोई तुम्हें क्लाउड, कोई तुम्हें बारिश, ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी। वेदर फिनोमिना के कोई भी एसोसिएट्स यहाँ पर तुम्हें नहीं मिलेंगे। मेकिंग कंडीशन मोस्ट आइडियल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स। और जब यहाँ पर क्लाउड्स वगैरह नहीं रहेंगे तो आराम से एरोप्लेन्स क्या हो सकती हैं? अपना मूवमेंट यहाँ पर कर सकती हैं। वन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर इज दैट इट कंटेन अ लेयर ऑफ ओजोन गैस। ठीक है, तो एरोप्लेन यहाँ पर आराम से उड़ती हैं, फ्लाई करती हैं, क्योंकि यहाँ पे क्लाउड जैसी कोई चीज़ नहीं रहती है जो एरोप्लेन के रास्ते में, एरोप्लेन के पाथ में बाधा डाल सकें। इम्पॉर्टेंट यहाँ पर स्ट्रेटोस्फेयर में एक और चीज़ है कि यहाँ पर एक बहुत ही प्यारी सी लेयर पाई जाती है, ओजोन लेयर।
ठीक है। ओजोन को हम लोग कई बार थैंक्स बोल चुके हैं, इस बार फिर से बोलते हैं थैंक्स टू ओजोन। क्यों? क्योंकि ओजोन क्या करती है, जो यूवी रेज अल्ट्रावायलेट रेज सन से आती बहुत ही खतरनाक रेज आती हैं, उसको वहां पर रोक देती है। ठीक है, आज हम लोग अपने कमरे में बैठ करके आराम से पढ़ाई कर पा रहे हैं पंखे के नीचे एसी के कमरे में, तो वो किससे हो पा रहा है? ओजोन लेयर्स। वी हैव जस्ट लर्न हाउ इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन रेज। ठीक है, तो भाई साहब ओजोन लेयर को भी हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। ओजोन लेयर जो होती है ये धीरे धीरे घट रही है, डिप्लीट हो रही है, क्योंकि हमारे एयर कंडीशनर एसी से या फिर रेफ्रिजरेटर से एक गैस निकलती है जिसको हम कहते हैं CFC गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस, वो इस ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाती है। तो हमें फ्रिज का और एसी का बहुत ही ध्यानपूर्वक इस्तेमाल करना चाहिए, उसकी गैसेस बाहर ना निकलने पाए। ठीक है, और इसीलिए टाइम टू टाइम हमें इन सब की क्या कराना जरूरी है? रिपेयरमेंट। ठीक है, मेंटेन करते रहना चाहिए कि गैस लीक ना हो, क्योंकि गैस लीक होगा तो जाकर ओजोन लेयर को क्या करेगी? डिप्लीट करेगी, और फिर अल्ट्रावायलेट रेज बिना रुके बिना थके हमारे पास आएगी और फिर हमें नुकसान पहुंचाएगी। तो हम लोग पहुंच गए हैं 50 किलोमीटर आसमान की ऊंचाइयों पर। ठीक है, अब पहुंचेंगे हम लोग मीजोस्फीयर के पास। Mesosphere, this is the third layer of the atmosphere. It lies above the stratosphere. It extends up to a height of 80 किलोमीटर। ठीक है, थर्ड लेयर पे आ गए हैं। ये 50 से 80 किलोमीटर के बीच की जो रेंज है वहां पर ये मीजोस्फीयर पाया जाता है। मीजोस्फीयर में क्या होता है? मीटियोराइट्स बर्न अप इन दिस लेयर ऑन एंटरिंग द स्पेस। स्पेस से अगर कोई मीटियोराइट्स आता है तो यहाँ मीजोस्फीयर में जल भुन करके वहीं पर राख हो जाता है, तो आगे हमारे ट्रोपोस्फीयर या स्ट्रेटोस्फीयर में इंटर नहीं कर पाता है। बहुत ही कम मेटेराइट्स ने जो इंटर किए हैं आज तक। तो अगर मेटेराइट्स इंटर करते हैं तो बहुत ही बड़ा क्या होता है, जहाँ पर वो हिट करते हैं अर्थ के जिस सरफेस को, वहाँ बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है। ठीक है, बहुत खतरनाक होते हैं मेटेराइट्स। तो मीजोस्फीयर क्या करता है? उसको वहीं पर जला करके राख कर देता है। तो थैंक्स टू मीजोस्फीयर हम लोग जिंदा हैं अभी। ठीक है भाई, सबको थैंक्स बोलते रहना है, क्योंकि कभी अगर ये लोग अपना काम करना बंद कर दिए तबाहियाँ आ जाएंगे भाई साहब। थर्मोस्फीयर पहुँच गए हम लोग मीजोस्फीयर के बाद। थर्मोस्फीयर, इन थर्मोस्फीयर टेम्परेचर राइजेस वेरी रैपिडली विद इंक्रीजिंग हाइट। थर्मोस्फीयर में क्या होता है कि जैसे जैसे हम लोग जैसे जैसे हम लोग हाइट इंक्रीज करते हैं, जैसे हम लोग ऊपर जा रहे हैं, टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ता है। ठीक है, थर्मोस्फीयर में टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ता है जैसे जैसे हाइट का इंक्रीमेंट होता है। आयनोस्फीयर इज अ पार्ट ऑफ दिस लेयर। इसी में एक लेयर होती है आयनोस्फीयर के नाम से। और थर्मोस्फीयर कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है? तो इट एक्सटेंड्स बिटवीन 80 to 400 किलोमीटर। 80 से 400 किलोमीटर तक की हमारी रेंज होती है थर्मोस्फीयर की। दिस लेयर हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशन। In fact, radio waves transmitted from the Earth are reflected back to the Earth by this layer. तो ये लेयर हेल्प करती है रेडियो ट्रांसमिशन में। ठीक है, जो सैटेलाइट्स वगैरह होती हैं वो लगभग यहीं पर लगाई जाती हैं, और जो भी यहाँ से सिग्नल वगैरह जाता है वहाँ से बाउंस बैक होकर के हमें दूसरे अपने स्टेशन पे मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर थर्मोस्फीयर में इन सब चीज़ों का काम होता है। कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करती है? तो 80 से 400 किलोमीटर तक। ठीक है, 0 से 13 किलोमीटर तुम्हारा सबसे पहला ट्रोपोस्फीयर, 13 से 50 किलोमीटर तुम्हारा स्ट्रेटोस्फीयर, फिर 50 से 80 तुम्हारा मिलेगा तुमको मीजोस्फीयर जिसमें मेटेराइट्स रहता है, और उसके बाद 80 to 400 किलोमीटर थर्मोस्फीयर, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत तेज़ी से इंक्रीज होता है जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं। और यहाँ पर रेडियो वेव्स के ट्रांसमिशन में क्या होती है, यहाँ हम लोग सेटेलाइट्स वगैरह लगाते हैं, रेडियो ट्रांसमिशन में हेल्प करती है लेयर। आयनोस्फीयर नाम की एक लेयर यहाँ पर पाई जाती है। ठीक भाई, लास्ट लेयर आती है अपनी एक्सोस्फीयर। कौन सी फेयर? Exosphere. The uppermost layer of the atmosphere is known as exosphere. This layer has very thin air. ये लेयर बहुत ही छोटी होती है,
ये लेयर बहुत ही छोटी होती है और इस एटमॉस्फेयर के लेयर में बहुत ही कम एयर पाई जाती है। कौन कौन सी गैस पाई जाएगी? लाइट गैसेज लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन। हीलियम और हाइड्रोजन ही पाई जाती है क्योंकि बहुत बहुत ही हल्की गैसेज होती हैं। तो ये फटाफट फटाफट उड़ के कहाँ पहुँच जाती है? एक्सोज एयर में। फ्लोट इनटू द स्पेस फ्रॉम एयर, और समय समय पर जो हीलियम और हाइड्रोजन गैस होती है अपने एटमॉस्फेयर से फ्लोट होकर के स्पेस में चली जाती है, अंतरिक्ष में चली जाती है, हमारे एटमॉस्फेयर को छोड़ करके। समझ में आया? तो ये कहानी होती है एक्सोस्फेयर की। तो ये हमारे आज के टॉपिक्स रहे। कुछ इसमें छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जरा उसको भी देख लेते हैं। जैसे डू यू नो, अभी तुमको हम बताएंगे तुम्हें लिखना क्या क्या है। बहुत ही छोटे में लिख करके निपटा देते हो तो चैप्टर को, आज हम तुम्हें बताएंगे तुम्हें लिखना क्या क्या है। डू यू नो, carbon dioxide released in the atmosphere creates a greenhouse effect by trapping the heat radiated from the earth. कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है ये एक ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती हैं? ग्रीन हाउस गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में ट्रैप होकर के, ग्रीन हाउस गैस क्या होती है? ग्रीन हाउस गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में ट्रैप होकर के अर्थ का जो क्या कहते हैं, सिंपली अर्थ क्या करती है? हीट करती है, अर्थ को गर्म करती है। इससे गैस को बाहर नहीं जाने देती। एटमॉस्फेयर क्या करता है? एटमॉस्फेयर जो है हमारा ट्रोपोस्फेयर, इसमें जो हैवी गैसेज होती हैं ये यहीं पे रह जाती हैं। तो हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर क्या रहता है? थोड़ा सा वार्म रहता है। इट इज देयरफॉर कॉल्ड अ ग्रीन हाउस गैस एंड विदाउट इट द अर्थ वुड हैव बीन टू कोल्ड टू लिव इन। और अगर ये ग्रीन हाउस गैस ना हो, अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस ना हो तो हमारा अर्थ क्या रहेगा? कोल्ड रहेगा। अर्थ के वार्म रहना, अर्थ का वार्म रहना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर अर्थ वार्म नहीं रहेगी तो इतने जो प्लांट्स हम देख रहे हैं ये नहीं पनपेंगे, इनकी ग्रोथ यहाँ पर नहीं हो पाएगी। ठीक है, जैसे हम लोग खाना खाते हैं और अंदर जो हमारे पेट का एनवायरनमेंट रहता है वो हॉट रहता है। ठीक है, अगर वो हॉट ना हो, कोल्ड ही रहे तो खाना डाइजेस्ट सही तरीके से नहीं होगा। उसी तरीके से एक हद तक वार्म जरूरी है, गर्म होना जरूरी है। However, when the level in the atmosphere increases due to factory smoke or car fumes, the heat retained increases the temperature of the earth. लेकिन वही कहे कि एक हद तक गर्म होना है, उससे ज़्यादा नहीं। जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ाते जा रहे हैं, फैक्ट्री से धुआं निकल रहे हैं, कार अपनी व्हीकल्स, मोटर व्हीकल्स से जो धुएं निकल रहे हैं, जो फ्यूल जलाया जा रहा है, इससे जो भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है, तो अब कार्बन डाइऑक्साइड की अबेंडेंस हो गई, बहुत ज़्यादा मात्रा हो गई, तो हमारे अर्थ को ये बहुत ज़्यादा गर्म करने लगती हैं। उससे नुकसान होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, गर्मी ज़्यादा पड़ने लगती है। दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग, और इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोब का वार्म होना, अर्थ का वार्म होना। अर्थ वार्म क्यों हो रही है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो अच्छी होती है, बिल्कुल अच्छी होती है, लेकिन एक हद तक। जब वो 0.03% से ज़्यादा होने लगेगी, 0.03% ज़्यादा होने लगेगी। क्यों ज़्यादा होने लगेगी? भाई साहब, हमारे कार से, हमारे मोटर व्हीकल से धुआं निकल रहा है ना, फ्यूल जल रहा है ना, जो फैक्ट्रीज हैं उनसे स्मोक निकल रही है। तो इतना जब पोल्यूशन बढ़ेगा, इतनी CO2 निकलेगी, तो भाई साहब क्या होगा? 0.03% से इसका परसेंटेज ज़्यादा हो जाएगा, और फिर हमारा ग्लोब वार्म होने लगेगा, गर्मी बहुत पड़ने लगेगी। दिस राइज इन टेम्परेचर कॉजेज द स्नो इन द कोल्डेस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टू मेल्ट। और धीरे धीरे करके जो हमारे ग्लेशियर्स हैं, हमारे स्नो हैं, वो क्या होने लगेंगे? पिघलने लगेंगे। एज अ रिजल्ट द सी लेवल राइजेस कॉजिंग फ्लड्स इन द कोस्टल एरिया। तो उससे क्या होगा? जब ग्लेशियर पिघलेंगे तो सी लेवल बढ़ जाएगा, समुद्र का पानी बढ़ जाएगा, और उसके जो कोस्टल एरियाज हैं वहाँ पर बाढ़ आना शुरू हो जाएगी। There may be drastic changes in the climate of a place, leading to extinction of some plants and animals in the long run. और जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगेगी तो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ये सब एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, गुम हो जाएंगे। ठीक है, पहले जितने हमारे पास वैरायटी ऑफ एनिमल्स थे, वैरायटी ऑफ प्लांट्स थे, अब उतने नहीं हैं, सब एक्सटिंक्ट हो गए। डू यू नो, दूसरा है
When air is heated, it expands, become lighter and goes up. ये तुम जानते ही हो, जब एयर को गर्म करते हैं, जब एयर को हीट करते हैं, गर्म होती है तो एयर एक्सपैंड होती है, हल्की हो जाती है, लाइट हो जाती है और वो ऊपर की तरफ उठने लगती है। और जो भारी गैसेस होती हैं, जो ठंडी हवाएं रहती हैं, वो नीचे रहती हैं। कोल्ड एयर इज डेंसर एंड हैवी, दैट इज वाई इट टेंड्स टू सिंक डाउन। जो कोल्ड एयर होती है वो थोड़ी सी भारी होती है और वो ज़मीन के निचले स्तर पे रहती है, और जो गर्म हवाएं रहती हैं वो ऊपर रहती हैं। When hot air rises, cold air from surrounding area rushes there to fill in the gap. जैसे ही जो हमारी वार्म एयर है वो ऊपर की तरफ उठेगी, वो लिफ्ट होगी, तो सराउंडिंग एरिया में जितनी भी कोल्ड एयर हैं वो तुरंत उसका प्लेस लेने के लिए रश करेंगे, दौड़ेंगे। That is how air circulation takes place. ऐसे ही एयर का सर्कुलेशन होता है, एयर एक स्थान से दूसरे स्थान मूव करती है। ठीक भाई, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं लैंड ब्रिज, सी ब्रिज के फॉर्म में। अब भाई साहब तुम्हें लिखना क्या है उस पर आ जाते हैं, नया टॉपिक नहीं और शुरू करेंगे। सबसे पहले तुम क्या काम करना, डू यू नो 1 और डू यू नो 2 डाल करके, डू यू नो 1 हेडिंग डाल करके इसकी जो भी समरी है, जो भी तुम्हें ग्रीन हाउस से समझ में आया है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको लिख देना। डू यू नो पार्ट 2 लिख करके उसको लिख देना। तीसरे में आना कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, बहुत ध्यान सुनो लिखना क्या क्या है। कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर में जो गैसेस का कंपोजिशन है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, अदर गैसेस का, ऑर्गन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, उसको लिख लेना। उसके बाद क्या लिखोगे, नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन कैसे हेल्पफुल है हमारे प्लांट्स के लिए, नाइट्रोजन कैसे हेल्पफुल है हमारे प्लांट्स के लिए। उसके बाद ऑक्सीजन पे आओगे तो ऑक्सीजन कैसे हेल्पफुल है, सेकेंड पैराग्राफ ऑक्सीजन के बारे में लिखोगे कि ऑक्सीजन कैसे हेल्पफुल है हमारे ग्रीन प्लांट्स के लिए और हम एनिमल्स और इंसानों के लिए। तीसरे पे आना कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे हेल्पफुल है भाई, ये तो प्लांट्स के लिए भाई जीवनदायिनी के रूप में है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा तो अपना फूड नहीं प्रिपेयर कर पाएंगे। तो कंपोजिशन ऑफ एयर में, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर पे ये तुम्हारे 3-4 पॉइंट्स हो जाएंगे। इसके बाद लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर या स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर में तुम्हारे 5 जो लेयर्स हैं इनके बारे में पहले इनकी हेडिंग डालना कि ये 5 टाइप्स के होते हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। और उसके बाद एक एक करके इनको एक्सप्लेन करना। ट्रोपोस्फेयर लिखना, उनको एक्सप्लेन करना कि ये कहाँ से कहाँ तक पाए जाते हैं, कितने किलोमीटर में पाए जाते हैं, इनकी क्या आवश्यकता होती है। ठीक है, अगर ये ना हो तो क्या दिक्कत है। तो ऐसे ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर सभी को एक्सप्लेन करो। ठीक है, इतना काम कर लेना और एक बार रीडिंग जरूर मारना। रीडिंग मारने के बाद ही ये लिखने का काम करना तो और अच्छे से लिख पाओगे। और लास्टली कोई दिक्कत परेशानी हो किसी टॉपिक में तो शाम की क्लास में जरूर पूछ लेना। तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।